चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे आनुवांशिकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। अरे यही ना पढ़ रहे थे? वैसा वर्ड जो कि जेनेटिक्स से क्या रखता है, संबंध रखता है। जिसमें से हमने पिछले क्लासों में क्या पढ़ा था, फैक्टर के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर। और किसके बारे में पढ़ा था? एलील के बारे में। किसके बारे में? एलील। एलील बोले तो युग्म विकल्पी। एलील बोले तो युग्म विकल्पी। और हम आपको बताए थे टोटल जेनेटिक्स से संबंधित कितने वर्ड के बारे में? 7 वर्ड के बारे में। पहला क्या? फैक्टर। दूसरा क्या? एलील। तीसरा क्या? होमोजाइगस। चौथा क्या? हेट्रोजाइगस। तो अगला क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। तो अगला फिनोटाइप। और लास्ट क्या हो जाएगा? ट्रेट। सीधी बातें। फैक्टर, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, और लास्ट में क्या हो जाएगा? ट्रेट। लास्ट में क्या हो जाएंगे? ट्रेट। तो आइए जरा आज हम एलील के बारे में बता देते हैं। हालांकि एलील तो आपको बता ही चुके हैं, अरे बताए हैं ना, लेकिन हमें थोड़ा सा बताना होगा ताकि अच्छे से समझने के लिए। ध्यान देंगे जरा। चलिए देखिएगा, ध्यान देंगे। देखो बाबू, एलील क्या होता है हम आपको बताए थे। हम बोले कि देखो बाबू, यदि कोई डीएनए है, ये मानिए कि कोई डीएनए हमने आपके सामने बनाया, तो डीएनए पर हमने बोला कि मानो कि इतना बड़ा कोई क्या है बाबू, जीन है। ये क्या मान लो? ये जीन है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके जीन है। तो हमने बोला कि जीन के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। जीन के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं बाबू। अरे बताए हैं, जीन के कितने रूप? 2 रूप। एक रूप क्या बताए थे? इफेक्टिव। एक रूप क्या बताए? इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी। और दूसरा क्या बताए थे? रिसेसिव। दूसरा क्या? रिसेसिव बताए। और रिसेसिव का मतलब अप्रभावी। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावी। और रिसेसिव का मतलब क्या होता है? अप्रभावी। ध्यान देंगे जरा, रिसेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? अप्रभावी। अब देखो क्या होता है, एक जीन के 2 रूप। मानो बाबू कि ये जीन जो है इंसान की ऊंचाई को देता है। हम बताए थे शायद, लगता है। ये जीन मानिए कि इंसान की क्या चीज से संबंध रखता है? इंसान की ऊंचाई से संबंध रखता है। तो आप तो जानते हैं कि सर इंसान की ऊंचाई 2 प्रकार के हो सकता है। या तो वह लंबा हो सकता है, या तो बौना हो सकता है। अरे इंसान का ऊंचाई 2 प्रकार का, एक लंबा हो सकता है या फिर दूसरा क्या हो सकता है? बौना हो सकता है। अब बताओ जरा, लंबा और बौना में प्रभावी कौन होगा? लंबा। अरे जी, सीधी सी बात, प्रभावी या प्रभावी में कंफ्यूज ज्यादा होने का है ये नहीं है। अगर जो आपको लगे, आपका दिल खुद स्वयं कह देगा कि वास्तव में ये प्रभावी होगा, वास्तव में यह अप्रभावी होगा, तो वह सब प्रभावी अप्रभावी होते हैं। समझ रहा है ना? लंबा और एगो बौना है, तो दोनों में आप किसके प्रति आकर्षित होंगे? लंबा के प्रति। तो लंबा क्या हो गया? प्रभावी। तो मानिए कि ये कोई जीन था बाबू, तो ये जीन के 2 रूप, एक प्रभावी या दूसरा क्या है? अप्रभावी है। तो प्रभावी मानिए कैपिटल टी हो गया प्रभावी। लंबा को क्या बोलते हैं? टॉल। टॉल का पहला लेटर कैपिटल टी। अब बताओ, इसी का स्मॉल क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। तो बताओ, ये वाला जो है बाबू, ये कौची कर रहा है? ये वाला टी वाला क्या दे रहा है इंसान को? लंबा कर रहा है। और ये वाला क्या कर रहा है? बौना कर रहा है। क्या कर रहा है जी? बौना कर रहा है। अरे कर रहे हैं। तो एक जीन जिसके 2 रूप होते हैं और दोनों मिलकर एक लक्षण को प्रकट करता है, और दोनों मिलकर कई लक्षण प्रकट करे? एक लक्षण प्रकट करे, तो याद रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे जी? एलील कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, युग्म विकल्पी कहेंगे। एक जीन जिसके 2 रूप हों और यह दोनों रूप मिलकर एक लक्षण प्रकट करे, तो ये क्या कहलाएगा? एलील। क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। ध्यान देंगे, एक जीन जिसके 2 रूप हों और यह दोनों रूप मिलकर एक लक्षण प्रकट करे, तो यह क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। जैसे कि समझिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो बाबू, मानिए कि पिता का स्पर्म है। ये मान लो पिता का क्या है? स्पर्म है, समझने के लिए। और ये माता का क्या मान लो बाबू? ओवम। ये क्या है जी? ओवम। और आप बढ़िया से, आपको पता होगा पिता के स्पर्म में कितना गुणसूत्र होता है और माता के ओवम में कितना गुणसूत्र होता है? 23। अरे होता है। तो आइए जरा, इस 23 गुणसूत्र को हम आपके सामने बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 23 गुणसूत्र को हम आपके सामने खींच रहे हैं, बना रहे हैं। चलें ध्यान देंगे, 23 गुणसूत्र को हम आपके सामने बना देते हैं।
2 3 4 5, ऐसे 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 कितना गुणसूत्र होंगे बताओ, कई गुणसूत्र होंगे? अरे स्पर्म की बात कर रहा है तो कई गो होगा? 23 होगा। अब बताओ जरा, तो ये ओवम में भी गुणसूत्र ना होगा? ओवम में भी गुणसूत्र होगा। आइए जरा हम ओवम में बना रहे हैं जरा। ये आपके ओवम में गुणसूत्र हो गए 23 गो। अरे हुआ 23 गो ओवम में हो गया। अब बताओ, हम इतना तो जरूर जानते हैं कि सर यही दो स्पर्म और ओवम, ये जो आपके स्पर्म हैं और ये जो आपके ओवम हैं, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है बताओ जरा? जायगोट। क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। जायगोट बोले तो युग्मनज। जायगोट बोले तो क्या बोलोगे? सर जायगोट बनाता है। जायगोट का मतलब युग्मनज बनाता है। अरे बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। तो बताओ युग्मनज में कितना गुणसूत्र आ जाएगा? युग्मनज में कितना गुणसूत्र आएगा? तो आप कहेंगे सर 46 गुणसूत्र आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? और आइए जरा इस 46 गुणसूत्र को हम ऐसे बना देते हैं बाबू। 46 गुणसूत्र को हम ऐसे बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 46 गुणसूत्र आ गया। क्या आ गया? 23। यहां पर कितना कर दें? 46। ये कितना गुणसूत्र हो गया? तो आप कहेंगे सर ये 46 गुणसूत्र हो गया। ये आपके हो गए गुणसूत्र का नंबर कितना? 46 हो गया। अब देखो, मतलब कहते हैं इसी जायगोट से ना, अरे इसी जायगोटवा से ना, इसी 46 गुणसूत्र से ना आगे जाकर क्या बनेगा? बेबी बनेगा। बेबी बोले तो क्या कहेंगे? बच्चा बनेगा। मतलब इस 46 गुणसूत्र जो आपके हैं, जिसमें से आधा गुणसूत्र माता से आया है और आधा गुणसूत्र पिता से आया है। अब देखो जरा, ऐसे समझेंगे, सीधी सी बातें। मानिए कि हम एक लंबा हैं, ठीक है, हम एक लंबा है, समझने की दृष्टि से केवल देखेंगे, और हमारी जिससे शादी हुआ है वो बौनी है। तो अब बताइएगा, हम लंबा हैं और पत्नी क्या है? बौनी है। तो ऐसी अवस्था में बेटा जो आएगा, याद रखिएगा, हमारा जो बेटा आएगा, बेटा में हमेशा प्रभावी लक्षण प्रकट होगा। ये मेंडल का कहना है। अगर जो प्रभावी लक्षण आपको दिखते हैं, वो बेटा में आपको प्रभावी लक्षण हमेशा दिखेंगे। बात समझ में आया क्या? अगर मानिए मेरी पत्नी लंबी थी और हम क्या है? नाटा हैं, तो एकदम पक्का 100% बेटा में मेरा लक्षण कभी नहीं जाएगा। बेटा में जो लंबा होगा वो किसके जैसा होगा? पत्नी के जैसा होगा। बौना तो एकदम नहीं होगा भाई साहब, लंबा होगा या फिर संकर लंबा होगा, मीडियम में रहेगा। ऐसा नहीं कि बौना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिएगा, उसी प्रकार से हम यहां पर आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, मानिए कि लड़का के गुणसूत्र पर ध्यान दीजिएगा। लड़का के गुणसूत्र पर ऐसा समझ जाओ, लड़का के गुणसूत्र पर यहां पर कोई जीन है, जिस जीन का नाम जानो क्या है जी? कैपिटल टी। क्या नाम है? कैपिटल टी। और बताओ, लड़की का कोई यहां पर अंडाणु में कोई गुणसूत्र था, इसका नाम क्या था? स्मॉल टी। अब बताओ, दोनों इंसान की ऊंचाई ही दे रहा है, लेकिन ये वाला जीन क्या कर रहा है बाबू? ये लंबा वाला है। अरे है कि नहीं है? ये कैसा जीन है? लंबा वाला। जबकि ये जीन कैसा वाला है? बौना वाला। अरे कैसा वाला है जी? बौना वाला। अब यही सब मिलके अगर बच्चा जायगोट बना है, तो मतलब कहेंगे कि सर इस बच्चा वाला पर ही लंबा वाला भी जीन आया है। अरे आया है, कैपिटल टी भी आया है। अरे दोनों मिलकर ना हुआ है। और ये पत्नी वाला स्मॉल टी भी आया होगा। अरे आए होंगे कि नहीं आए होंगे? आप कहिएगा सर पत्नी वाला क्या आया होगा? स्मॉल टी आया होगा। अब बताओ, वो बच्चा जो होगा लंबा और बौना दोनों होगा। एक दिन लंबा हो जाएगा, दूसरा दिन बौना हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। ये दोनों मिलकर केवल एक लक्षण प्रकट करेगा। तो बताओ, ये दोनों में प्रभावी कौन है? लड़का के स्पर्म में जो कैपिटल टी जी मिल रहा है, कि लड़की के ओवम में जो स्मॉल टी मिल रहा है? लड़का के स्पर्म में जो क्या मिल रहा है? कैपिटल टी। मतलब बेटा जो हमेशा होगा वो कैसा होगा जी? लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा होगा। समझ रहा है बात को? क्या होगा? लंबा होगा। लेकिन ये जो लंबा होगा ना, ये हाइब्रिड लंबा होगा। लंबा जो होगा, ये लंबा कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। अरे कैसा लंबा होगा? हाइब्रिड होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो देखो जरा समझिएगा, एक जीन, अरे एक ही जीन है, दोनों के दोनों ऊंचाई देने वाला है। एक पत्नी के अंदर है, एक पति के अंदर है। अरे है एक जीन जिसके कितना रूप हैं? 2 रूप। एगो जो है जन्नी में है, एगो किस में है? मर्दाना में है। अरे है ना हो, एक जन्नी में है, दूसरा किस में है? मर्दाना में है। अब ये दोनों जब आपस में मिला और मिलकर जब 46 गुणसूत्र का निर्माण हुआ, तो ये दोनों ने मिलकर, एक जीन के 2 रूप हैं और ये दोनों मिलकर एक लक्षण प्रकट कर रहा है। तो ये क्या है? एलील। ये क्या है? एलील है। अब देखो बाबू, एलील जो होते हैं, या 2 प्रकार के एलील हो सकता है।
याद रखेंगे। एलील कितना प्रकार के हो सकता है? 2 प्रकार के हो सकता है। पहला हो सकता है होमोजाइगस, क्या हो सकता है? होमोजाइगस। और दूसरा क्या हो सकता है? हेट्रोजाइगस। दूसरा क्या हो जा सकता है जी? तो आप कहिएगा सर दूसरा हो सकता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? समयुग्मजी। होमोजाइगस का मतलब, और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हो जाएगा? विषम युग्मजी। हेट्रोजाइगस का मतलब विषम युग्मजी। अब देखिएगा, समझिएगा क्या होता है इसका मतलब, कहानी क्या कहना चाह रहा है। सम युग्मजी, मानिए ऐसे करके उसकी पत्नी वाला पर भी कैपिटल टी जीन रहता है, इसका मतलब उसकी पत्नी भी क्या है? लंबी है, और हस्बैंड भी क्या है? लंबा है। तो बताओ जरा, यहां पर जो जीन आते हैं, बताओ जरा, उसका पत्नी भी लंबी थी और उसका पति भी क्या था? लंबा था। तो ऐसे अवस्था में ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान देंगे, देखो। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? दोनों के दोनों क्या है? लंबा है। मतलब इस पर जो आया है बाबू, ये कैपिटल टी ए जिन ना आया है? अरे आया है ना। मानिए कैपिटल टी जिन किससे आया है? पिता से आया है। अरे किससे आया है? पिता से। और माता भी लंबी नहीं थी उसकी, हो तो उसका भी जीन कैसा आया होगा? कैपिटल टी आया होगा। अरे आया होगा। और ये किसका आया है बताओ जरा? माता का। ये किसका आया है? तो आप कहिएगा माता का आया है। और ये दोनों कैपिटल टी मिलकर, अरे दोनों समान है। तो बताओ जरा, यदि एक जीन के 2 रूप हों और दोनों के दोनों क्या हों? एक समान हों, और एक लक्षण प्रकट करें, लक्षण कैसा प्रकट करेगा? अब दोनों लंबे लंबे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या प्रकट होगा? तो आप कहिएगा लंबा। बच्चा जो बनेगा कैसा बनेगा जी? लंबा बनेगा। क्या बनेगा? लंबा बनेगा। अब कहिएगा सर, अब मानिए कि दोनों के दोनों बौनिये हैं, तब क्या होगा? दोनों के दोनों बौना बौनी है, तो ऐसे अवस्था में क्या होंगे? अब देखिएगा, अब बताओ जरा, पिता से क्या आया होगा? क्या? स्मॉल टी आया होगा। और दोनों का तो पिता का भी क्या आया होगा? स्मॉल टी। और माता से भी क्या आया होगा? स्मॉल टी। अरे आया होगा। तो बताओ जरा, अभी जाहिर सी बात है, अब दोनों में कोई प्रभावी और अप्रभावी है, दोनों बौने हैं, तो बेटा कभी लंबा नहीं पैदा हो सकता है। ये गारंटी है भाई साहब। बेटा जो पैदा होगा ये कैसा पैदा लेगा? बौने पैदा लेगा। याद रहेंगे ये बातें, ड्वार्फे पैदा लेगा। इस बात को अपना भेजा में ढुका लीजिए। क्या ढुका लेंगे? यदि एक एक जीन के 2 रूप होता है, एगो लंबा, एगो प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी। जैसे मानिए कोई जीन ऐसा है, गुणसूत्र पर कोई जीन ऐसा है जो कि गोरा रंग देता, त्वचा का रंग देता है। कोई जीन गुणसूत्र पर ऐसा है जो त्वचा का कैसा रंग दे रहा है? गोरा दे रहा है। सॉरी, त्वचा का केवल रंग दे रहा है। त्वचा का क्या दे रहा है? रंग। तो त्वचा का रंग देने वाला कोई जीन है, तो उस जीन के 2 रूप होगा, एगो गोरा बनाने वाला होगा, एगो काला बनाने वाला होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो आप ऐसा मानिए, चलिए अब अगला गुणसूत्र यहां पर हम आपको दिखा देते हैं। ऐसा मानिए ये आपके सामने हमने क्रोमोसोम बनाया, गुणसूत्र बनाया। तो बताओ जरा, क्या गोरा वाला आना है जी? तो गोरा वाला है, तो गोरा को हम क्या बोलते हैं? फेयर। फेयर मतलब गोरा, और फेयर मतलब गोरा, तो फेयर को कौन चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से करेंगे। समझ रहा है बात को? और पत्नी से जो आएगा वो काली पत्नी थी, तो बताओ जरा ये जो आएगा ये क्या आएगा बाबू? स्मॉल एफ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब ये जो बेटा बनेगा इस दोनों जीन से, वो 100% कैसा रहेगा? गोरा रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि गोरा और काला में प्रभावी कौन है? गोरा। अरे कौन है? गोरा। तो बस ऐसे आप समझ जाइए, एक जीन के 2 रूप होता है। हम एलील को समझा रहे हैं मुख्य रूप से। एक जीन के 2 रूप होता है और 2 रूप मिलकर एक लक्षण प्रकट करता है, वो क्या है? एलील कहलाता है। कोई दिक्कत? अब सवाल है कि एक जीन के यदि 2 रूप होगा तो हो सकता है दोनों समान हो। अरे है कि नहीं है? एक जीन का 2 रूप है लेकिन दोनों समान है, लेकिन एक माता से आया, दूसरा पिता से आया, लेकिन लक्षण प्रकट केवल क्या कर रहा है? लंबा कर रहा है। अरे ये कहीं लक्षण न प्रकट किया, तो एलील है कि नहीं है? लेकिन समान है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। लेकिन अब इस पर आइए, मानिए ये जायगोट है, युग्मनज के अंदर गुणसूत्र है। युग्मनज के अंदर ना, तो युग्मनज के अंदर गुणसूत्र है, मानिए ये वाला, उसको हम निकाले हैं। तो मानिए पिता से कोई जीन आया है, उस जीन का नाम क्या है? कैपिटल टी। और माता से कोई जीन आया, उसका क्या नाम है? स्मॉल टी। अरे है कि नहीं है? तो बताओ ये दोनों मिलकर ये जो लक्षण प्रकट करेगा, ये लंबा प्रकट करेगा कि बौना करेगा? बताओ जरा। अरे क्या प्रकट करेगा? तो आप कहिएगा सर लंबा ही प्रकट करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन बताओ, दोनों के दोनों ऊंचाई ही दे रहा है। अरे माना कि एक लंबा दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है? बौना दे रहा है। दे तो रहा है ऊंचाई ही। तो एक जीन के 2 रूप हों और दोनों मिलकर एक लक्षण प्रकट करे तो एलील तो कहलाएगा।
लेकिन जब एक जून के दो रूप हों लेकिन दोनों रूप अलग अलग है, अरे है कि नहीं है, तो जब दोनों रूप अलग अलग है तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेकिन अगर दोनों एक समान होगा तो क्या कहलाएगा, हेमोजाइगस कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, होमोजाइगस कहलाएगा। क्या इतनी बातें आप सबों को भेजे में गई क्या, बताओ जरा। ये हो गई कहानी खत्म। अब आइए दूसरा देखते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। सर जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, अरे देखा था ना जीनोटाइप, आओ जरा जीनोटाइप और आपके हो जाएंगे एक फिनोटाइप। जीनोटाइप और दूसरा क्या हो जाएगा जी, फिनोटाइप हो जाएगा। जीनोटाइप को आप हिंदी में क्या बोलोगे, जीन प्रारूप। जीनोटाइप को हिंदी में क्या बोलोगे, और फिनोटाइप को क्या कहोगे, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप, अरे कहेंगे लक्षण प्रारूप कहेंगे। अब देखिएगा जीनोटाइप की यदि बात करें आप लोगों के सामने तो देखेंगे जरा जीनोटाइप। तो बताइएगा आपका जो माता का ओवम और पिता का स्पर्म से जो जायगोट बना है उस जायगोट में कितना गुणसूत्र है, 46। हम केवल एक गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, जो एक गुणसूत्र में होगा वही सारा गुणसूत्र में होगा। आपके शरीर में जो लक्षण दिख रहे हैं उस लक्षण को देने वाला हजारों जीन है, समझ रहा है बात को, हजारों जीन। कोई त्वचा का रंग दे रहा है, कोई बालों का रंग दे रहा है, कोई लंबाई कर रहा है, कोई हमारे शरीर के अंदर जूस बना रहा है, कोई हार्मोन बना रहा है। आपके शरीर में जो लक्षण प्रकट कर रहा है वह लक्षण प्रकट करने वाला कौन है, जीन है। जीन कहाँ होता है, डीएनए पर, और दो डीएनए मिलकर एक क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। गुणसूत्र कहाँ होते हैं, केंद्रक में, और केंद्रक कहाँ होता है, सेल में। अरे बताए थे ना कल की क्लास में। चलिए हो गई कहानी। अब जीनोटाइप, तो देखिए बाबू, अब जो जायगोट बना है माता का स्पर्म से और पिता का ओवम से, सॉरी गलती बोल दिलियो हो, कौची बोल रही हो, ज्यादा गलती बोल दिलियो, तौबा तौबा। ये मानिए कि एक क्या है, क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमोसोम है, देख लीजिएगा ये आपके क्रोमोसोम हो गए। देखना जरा, अब ये क्रोमोसोम है। अब बताओ इस गुणसूत्र पर, अरे गुणसूत्र का निर्माण दो डीएनए से हुआ है ना, ये भी डीएनए, ये भी क्या है, डीएनए है। इस पर तो जीन पाया जाएगा। अब बताओ इस पर जो जीन पाए जाएंगे केवल एक वाला एक जीन पाया जाएगा, लंबे वाला एगो बौने वाला। अरे ऐसा होगा कि एगो लंबे वाला एगो बौने वाला जीन पाया जाएगा, अरे बहुत सारे जीन पाए जा सकते हैं। तो आइए जरा हम आपके सामने यहाँ पर हम डायरेक्ट कहेंगे कि सर क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे गुणसूत्रों पर कई प्रकार के जीन का पाया जाना, कई प्रकार के जीन का पाया जाना। चलो ई वाला आया होगा, ई वाला जीन मान लीजिए कैपिटल टी था जो पिता से आ सकता है, ठीक है। और ये वाला क्या था बाबू, स्मॉल टी था जो किससे आया होगा, माता से आया होगा। अरे हो सकता है। अब बताइए जरा, और भी तो जीन होगा, एक जीन होगा। चलिए मानिए ई वाला जीन होगा, ये वाला जीन को मान लीजिए कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब फेयर, फेयर का मतलब गोरा। तो बारी मानिए ना भाई, पत्नी ही गोरा है, छोड़ो ना, पत्नी ही क्या है, गोरा है। माता ये गोरा वाला जीन कहाँ से आया है, और ये करियठा वाला जिनमा कहाँ से आया है, बाबूजी से आया है। ये कहाँ से आया है, तो ये स्मॉल एफ ना बोलोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, काला। अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे सर एक गुणसूत्र पर कई प्रकार के जीन का पाया जाना क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। एक गुणसूत्र पर कई प्रकार का जीन का पाया जाना क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। या सभी अगर गुणसूत्र को अगर ले ले, हम एक गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, अगर 46 गुणसूत्र बता देंगे तो सभी गुणसूत्रों पर अलग अलग जीन है कि नहीं है, अरे है। तो बस आप डायरेक्ट कहिएगा गुणसूत्रों पर अलग अलग प्रकार के जीन का पाया जाना क्या कहलाता है, जीनोटाइप। क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। अब बताओ बाबू, ये जो जीनोटाइप है, हमें अब इतनी सी छोटी सी बात बता दीजिए, ये जो आप जीनोटाइप देख रहे हैं, क्या यह जीनोटाइप लक्षण नहीं प्रकट करेगा? क्या ये जीनोटाइप जो देख रहे हैं, हमें ये बता दो, क्या ये जीनोटाइप लक्षण नहीं प्रकट करेगा जी? अरे लक्षण प्रकट करेगा कि नहीं करेगा? लक्षण तो प्रकट करेगा। तो यदि जीनोटाइप हमारा गुणसूत्र पर कई प्रकार के जो जीन पाए जा रहे हैं वो सभी अपना अपना क्या कर रहे हैं जी, लक्षण प्रकट कर रहे हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप। इसे हम क्या बोलेंगे, लक्षण प्रारूप कहेंगे। जैसे कि यही वाला देखो ना जी, यही वाला देखो, ये दोनों मिलकर इंसान को क्या कर रहा है, दोनों जीनवा मिलकर क्या कर रहा है, लंबा। क्या कर रहा है, लंबा कर रहा है। और ये दोनों जीनवा मिलकर क्या कर रहा है, अरे ये दोनों जीनवा मिलकर क्या कर रहा है, तो आप कहिएगा गोरा। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो याद रखिएगा जीनोटाइप क्या है, तो गुणसूत्र पर कई प्रकार के जीन का पाया जाना, जीनोटाइप। और वही जीनोटाइप यदि लक्षण प्रकट करता है तो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप को हम देख नहीं सकते हैं। अरे हमारे गुणसूत्र पर कैसा कैसा जीन पाया जा रहा है उसे हम देख सकते हैं क्या, बिना माइक्रोस्कोप की मदद से, बिना अध्ययन किए हुए? उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अरे देख सकते हैं कि नहीं? मानिए कोई जीन था, पिता का और माता का दोनों मिलकर एक लक्षण प्रकट कर दिया,
तो वो लक्षण अगर लंबा आएगा तो हम उसको नहीं देख सकते हैं, अरे हाँ अरे थोड़ा लंबा है, हाँ अरे गोर आ गया, मतलब हाँ अरे गोर है, मतलब फिनोटाइप को हम देख सकते हैं, जीनोटाइप को हम देख नहीं सकते हैं। तो ये सारी कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई जेनेटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वर्ड। सबसे पहले मेन क्या था भाई साहब, एलील। क्या है, एलील। तो हमने आपको सबसे पहले एलील क्या बताया कि एक गुणसूत्र पर, अरे बस ऐसे जान जो, एक जीन के कई रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, लेकिन दोनों रूप मिलकर कई लक्षण प्रकट करे एक लक्षण, तो क्या कहलाएगा, एलील। क्या कहलाएगा, एलील। एलील कई प्रकार के, 2 प्रकार के, पहला होमोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस। यदि, अब होमोजाइगस क्या है, यदि एक गुणसूत्र पर, यदि किसी गुणसूत्र पर, कोई भी गुणसूत्र पर एक जीन के 2 रूप एक समान मिलता है, मतलब मैयो से ओहे वाला आ गया, बापो से ओहे वाला आ गया, तो एक जीन के 2 रूप एक समान मिले और लक्षण के वो प्रकट करेगा, एक के लक्षण तो एक के वो प्रकट करना है भाई साहब, 2 प्रकार के लक्षण कैसे प्रकट कर सकता है, एक दिन बौना एक दिन लंबा थोड़ी हो सकता है, एक के लक्षण प्रकट करे तो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। अब दूसरा क्या है, हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस क्या होगा सर, वही बात, एक जीन के 2 रूप होंगे, अरे एक जीन के 2 रूप होगा, लेकिन दोनों रूप उसका क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वह क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। फिर हमने बोला कि गुणसूत्र पर तो एक प्रकार का जीन पाया जाएगा नहीं, गुणसूत्र पर तो कई प्रकार के जीन पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों पर कई प्रकार के जीन का पाया जाना क्या कहलाएगा, जीनोटाइप, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और कई प्रकार के जीन एक अपना अपना लक्षण प्रकट करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप बोले तो लक्षण प्रारूप। इतनी बातें आप सबों को याद रहेगी, बताइएगा कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल सा बात है भाभी साहब। अब इसी को आप देखिएगा, एकदम सिंपल सा, बस अपना भेजा में इस चीज को ढुका लीजिए, बाल बच्चा में। अब कहिएगा सर कैपिटल टी पप्पा से आया, स्मॉल टी मैया से आया, तो अब बेटवा लंबा काहे हुआ, तो ये मेंडल का कहना है भाई साहब, रिसर्च के अनुसार कहें कि बेटा में हमेशा इफेक्टिव लक्षण दिख रहा है, और अगर पता चला कि वो बच्चा बौना हो गया है तो समझ जाओ भाई साहब, कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं, पूरा दलिए काला है, कुछ काला नहीं है। अरे पत्नी उसकी क्या है, बौनी है, क्या है, बौनी, और बेटा भी क्या आ गया, अब बाप क्या था जी, लंबा था, पत्नी क्या थी, बौनी, और बाप क्या था, लंबा था, तो बताओ जरा बेटा क्या होना चाहिए, लंबा। इसका मतलब हुआ अगर ये बौनी बौना बच्चा पैदा लेगा तो इसका मतलब हुआ ये बौनी किससे संबंध बनाई है, बौना से संबंध बना है। काहे कि मेंडल का कहना है कि जो भी पहला पीढ़ी आएगा बाबू, उसमें कैसा लक्षण दिखेगा, प्रभावी दिखेगा। कैसा लक्षण दिखेगा, प्रभावी लक्षण दिखता है, कभी भी वो बौना नहीं हो सकता है। आप अपना परिवार रिलेशन में जो भी हैं उन्हें उठाकर देख लीजिए, यदि आपके मम्मी पापा चाचा चाची किसी को भी उठा के देख लो कि अगर पापा अगर लंबा है और मम्मी अगर थोड़ी सी नाटी है तो बेटा एकदम लंबा पैदा लेगा। बौना तो एकदम हो नहीं सकता है भाई साहब, इतना तो एकदम फिक्स है, एकदम समझ रहे हैं ना। शंकर लंबा हो सकता है, नॉर्मल में रह सकता है, लेकिन बौना नहीं हो सकता है, क्योंकि अप्रभावी लक्षण बेटों में प्रकट नहीं होते हैं, ये मेंडल का कहना है। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अब जरा इतनी बातें हो गई, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। एगो और छोटी सी बातें हैं, हम आपको बता देंगे ट्रेट, लेकिन हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट कहना है कि हर एक लक्षण के 2 उप लक्षण का क्या कहलाता है, विशेषक। हर लक्षण के 2 उप लक्षण होते हैं, वो क्या कहलाता है, विशेषक। जैसे मानो कि पादप की ऊंचाई है, तो पादप की ऊंचाई लंबा भी हो सकता है, पादप की ऊंचाई बौना भी हो सकता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हर एक लक्षण का, पादप एक ऊंचाई अपने आप में लक्षण है कि नहीं है, और लंबा भी लक्षण है और बौना भी क्या है, लक्षण है। तो हर एक लक्षण के अपना एक 2 अलग अलग लक्षण भी होते हैं, तो यह क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है। ट्रेट बोले तो विशेषक, ट्रेट बोले तो विशेषक। हमने बोल दिया अरे मनुष्य के रंग होता है रे, तो ये अपने आप में क्या है, लक्षण है, लेकिन गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। तो हर एक लक्षण के 2 उप लक्षण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेट। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बता दिए वही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी खाली बिंदुओं को आप जान जाइएगा हल्का सा। क्या जान जाइएगा, आपसे कह देगा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वर्ड किसने दिया, बैटसन ने, याद रखिएगा। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वर्ड किसने दिया, बैटसन ने दिया। अगर कह देगा जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड किसने दिया, तो जोहानसन ने। जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड किसने दिया, जोहानसन। क्या बोलोगे, जोहानसन। अब इतना के बाद अब यह चैप्टर प्रारंभ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेंडेलिज्म, वो सब भी चैप्टर 1 के अंतर्गत है, ऐसा नहीं है। आइए जरा, अब क्या स्टार्ट हो रहा है, मेंडेलिज्म, मेंडलवाद। अब यहां से अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग से पूछ देता है मेंडलवाद क्या है, या मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं। तो मेंडलवाद क्या है समझिएगा। मेंडल के जितने भी नियम हैं, रूल ऑफ मेंडल, मेंडल के जितने भी नियम हैं
उस नियमों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त वर्णन करना क्या कहलाता है, मेंडलिज्म कहलाता है। मेंडलिज्म बोले तो मेंडलवाद। मेंडल के नियमों का संक्षिप्त वर्णन क्या कहलाएगा, मेंडलिज्म। अरे मेंडल जो भी अपना नियम देंगे उस नियमों को अच्छे तरीके से पढ़ना, अध्ययन करना, संक्षिप्त अच्छे तरीके से वर्णन करना, वो क्या कहलाएगा, मेंडलिज्म कहलाएगा। अब हम मेंडल के हर एक नियमों को वर्णन ना करने वाले हैं, इसीलिए हम हेडिंग क्या मार दिए, मेंडलिज्म मार दिए। अब मेंडल के नियमों को अच्छे तरीके से वर्णन करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे, क्या जानेंगे, रूल। सबसे पहले जानते हैं मेंडल का क्या, बायोग्राफी। सबसे पहले बायोग्राफी जान जाते हैं मेंडल का। आप सारे रूल रेगुलेशन, रूल और नियमों के बारे में जान रहे हैं, तो उसे जानने से पहले अच्छा है कि आप मेंडल का हल्का सा क्या जान जाएं, बायोग्राफी जान जाएं, जीवनी जान जाएं। लेकिन इतना याद रखिएगा, यदि कोई भी वैज्ञानिक का अगर अच्छे तरीके से रूल का संक्षिप्त वर्णन करोगे तो अंतिम में खाली यूजन लगा देना, समझ रहा। जैसे कि न्यूटन ने अपना 3 रूल दिए, अरे दिए कि नहीं दिए, तो न्यूटनिज्म कह सकते हैं, समझ रहा। आप जिस भी वैज्ञानिक के अगर रूल के अगर अध्ययन करना चाहते हो संक्षिप्त तरीके से, तो अंतिम में खाली क्या लगा देना, इज्म। तो हम मेंडलिज्म इसलिए बोल दिए क्या कि मेंडल के नियमों को हम क्या करने वाले हैं, संक्षिप्त वर्णन करने वाले हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो उनके नियमों को वर्णन करने से पहले मेंडल के बारे में क्या जानेंगे जी, बायोग्राफी जान लीजिए जरा, मेंडल का थोड़ा सा जीवन कहानी जान जाइए। देखो बाबू, मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन कितना ईस्वी में होता है, 1822। कहां होता है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल देना, कहां होता है, ऑस्ट्रिया में। बताओ मेंडल का जन्म कब होता है जी, 22 जुलाई 1822 को कहां होता है, ऑस्ट्रिया में होता है। और यह एक कैसे परिवार में जन्म लिए लेते हैं, माली परिवार में जन्म लेते हैं। अब जैसा परिवार से जन्म लोगे उसी प्रकार से आपका काम धंधा करना होगा। इसीलिए माली परिवार में जन्म लेने के कारण इनका जो बचपन बीता, ये कौची में बीता बाबू, गार्डनिंग में बीता। मतलब फूलों को देखभाल करने में, फूलों को कटाई करने में, फूलों को अच्छे तरीके से रखने में, मतलब गार्डनिंग में इनका क्या बीता, जी बचपन बीता। क्या बीता, बचपन बीता। परंतु जब एडल्ट हुए, थोड़ा सा जवान होने लगे, तो इनको लगा कि हमारे बाप दादा फूलवे तोड़ता था, बाबू वो फूलवे तोड़ते हैं और हम फूलवे तोड़ते नोचते रह जाएंगे। इनको ऐसा महसूस हुआ। उसके बाद क्या किए, यह एडल्ट होने पर यह ऑस्ट्रिया का एक शहर है, जिस शहर का नाम क्या है, ब्रून शहर। शहर का नाम क्या है, ऑस्ट्रिया का कौन शहर, ब्रून शहर में। ये ब्रून शहर के में चर्च में ये क्या बन गए बाबू, पादरी बन गए। चर्च के क्या बन गए, पादरी बन गए। याद रहेंगे ये इतनी बातें। सबसे पहले मेंडल का जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822। कहां हुआ, कैसे परिवार से थे, माली परिवार से। इसलिए इनका बचपन कौची में बीता, गार्डनिंग में बीता। परंतु जैसी एडल्ट हुए तो ये ब्रून शहर के चर्च के क्या बन गए, पादरी। चर्च के क्या बन गए, पादरी बन गए। कोई दिक्कत यहां तक? अरे चर्च में पादरी नहीं होता है जी, फादर उधर जिसको बोलता है तुम पूरा उजला उजला पहन के बाइबल ऐसे रखे हुए रहते हैं ना, वही होते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से लगता है उन्हीं को पादरी कहा जाता है ना, हाँ उन्हीं को कहा जाता है, कंफर्म तो नहीं हम, ध्यान दीजिएगा। आइए जरा अगली बातें, नेक्स्ट बातें। यदि आप लोगों को अब अगला बात कहे कि बताइए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए किस चीज का चुना था, तो याद रखिएगा उद्यान मटर। उद्यान मटर बोले तो क्या कहेंगे, गार्डन फी। उद्यान मटर को चुना था और उस उद्यान मटर पर इन्होंने कितना साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 7 सालों तक। कितना साल तक, 1856 से लेकर कितना ईस्वी तक, 1863 ईस्वी तक लगातार इन्होंने काम किया। 1856 से लेकर कितना ईस्वी तक, 1863 ईस्वी तक। याद रखो जन्म कब हुआ, अरे जन्म कब हुआ, एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1800, बताओ जरा एक्सपेरिमेंट कब से कब तक कर रहे हैं, 1856 से 1863, मतलब 56 से 63 जाने में कई साल हो गया, 7 साल हो गया। अब जब 7 साल के बाद जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से कर लिए, तो इनसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकला, कुछ उपलब्धियां मिली। अरे कोई इंसान 2 साल 3 साल मेहनत करके कर लेता है तो कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है, और कोई इंसान लंबा समय 7 साल का समय दिया है तो कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है उससे निष्कर्ष और उपलब्धियां निकलेगी, अरे निकलेगी। तो इनको जो निष्कर्ष और उपलब्धियां निकली है, तो वह निष्कर्ष और उपलब्धियों को कितना ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। 1800, बताओ जरा एक्सपेरिमेंट कब समाप्त हुआ, 1863 में। और 2 साल के बाद बोले तो 1865 ईस्वी में इन्होंने एक नेचर फॉर सैंडर वेरिएन, नेचर फॉर सैंडर वेरिएन। अरे जिस प्रकार से आज के समय में
आप अगर कुछ भी घर में कांड करते हैं, इन्ने उन्ने अगर कुछ भी कांड करते हैं, तो उस कांड को पब्लिक को दिखाने के लिए सोशल साइट्स का सहारा लेते हैं। इंस्टाग्राम पर फोटो डाल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अरे ये होता है ना। अब ये देखो इंस्टाग्राम के चलते आज एजापरी लड़ाई हो रहा था। अरे इन्ने वो सवेरे के समय में इन्ने हो तलब्बा देने होने से जो आ रहा होगा देखा होगा, लड़ाई हो रहा था। पता चल रहा है कि अरे लड़का ऐसे ऐसा गर्लफ्रेंड के साथ की तो पहाड़ी पर कने बैठल था, समझा। वो वीडियो भी देख लिया होगा तुम लोग, बढ़िया से बैठल था, वीडियो वीडियो बनाया और कुछ लुंडी सुतरी जब करे के था, अपना कांड कैले था, दिन कांड कैले था, और वो वीडियो बना लिया। और शायद दोनों में बात विचार बंद हो गया, और बात विचार बंद हो गया तो लड़का वा फोटो दिया, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। अब बताओ जरा कैसा कैसा लड़का है, उस तुम्हारा इज्जत नहीं गया, जाहिर सी बात है, उसका इज्जत गया तो तुम्हारा भी गया, और अपलोड कर दिया। तब तोरा छोड़ेगा? किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो अगला आदमी आया, पता चला कि ये जाके लड़का ऐसे किया है, मार के दिल के केहू नाट दिल के, तब बताइए की फायदा मिल लो? बेवकूफ इंसान, उसका इज्जत तो तुम ले ये लिया, तो तुम कहाँ इज्जत? तुम तो भाई बेचते ना होगा ना, जने जान जहाँ से ना हो, जानते हो कि बिहार शरीफ में एकदम हुरकुच के मार दिल के एकदम, अरे जाने का ना हो तो तुम ही तो बेचती हो गया। तो उसी प्रकार से समझ जाओ, उस समय का एक इंस्टाग्राम था, नेचर फॉर सेंडर वेरिएंट, नेचर फॉर। इनका जो भी एक्सपेरिमेंट निकला, उस एक्सपेरिमेंट को ले जाके कहां रिप्रेजेंट कर दिए? नेचर फॉर सेंडर वेरिएंट में। नेचर फॉर सेंडर वेरिएंट का एक नाम और क्या बोल सकते हो? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री। अरे इसमें इसलिए प्रस्तुत किए ताकि अब पब्लिक पूरा क्या होगा जानेगा। अरे समझ जाओ, न्यूज पेपर है ये, बढ़िया से इसमें अगर लिख देंगे तो हर एक सब देशों में जाएगा, हर एक इंसान नागरिक पढ़ेगा तो कहेगा ना, कौन है रे मेंडल है, कौची बताया रे, अरे बाप रे, अरे बाप बहुत अच्छा चीज बताया है, पहला पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखता है। ये सारी चीजों को उन्होंने क्या किया? रिप्रेजेंट किया। समझ रहे बात को? अरे कौन टिप टाप करे लगा रे? उन्होंने सारे चीजों को क्या कर दिया बाबू? रिप्रेजेंट किया, ताकि पब्लिक क्या हो जाए? मेरे बारे में जाने। परंतु बेचारा इनकी ये वाला जो काम बिल्कुल भी नहीं आया। 1865 ईस्वी में जो नेचर फॉर सेंडर वेरिएंट में अपने निष्कर्ष और उपलब्धियों को रिप्रेजेंट किए, अफसोस की बात यह रह गई कि बेचारा इनकी बातों का, इनका थ्योरी का कोई भी इंसान ध्यान में देने वाला नहीं था। बहुत सारा ऐसा होता है इंस्टाग्राम पर मार फोटो पर फोटो डाल रहा, अब 5 गो लाइक मिला है, और वो लाइक कैला के बाद फिर सोचो है लाइक कैल दिलिए रे, चल डिसलाइक मार, चल हो गया। ओकरों में ऐसा होता है, लाइक वो देके छीन लेता है। अरे करता है कि नहीं करता है? उनको बेचारा प्रयास तो पूरा किए, नेचर ऑफ सेंडर वेरिएंट के माध्यम से लोगों को फैलाने के पास पूरा प्रयास किए, लेकिन इनको देखे वाला, इनके थ्योरी को पढ़ने वाला कोई भी इंसान नहीं था। बहुत से कारण था जिनके कारण इनके थ्योरियों को पढ़ नहीं रहा था। उसमें से एक कारण यह था कि उसी समय के एक बड़ा चर्चित इंसान थे जिसका नाम था, फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अरे जिस समय 1865 में ये अपना प्रस्तुत किए थे ना, तो उसी समय एक बहुत मस्त खतरनाक वैज्ञानिक रहा करते थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने भी उसी समय कोई थ्योरी प्रस्तुत कर दिया था, उसी समय कोई थ्योरी प्रस्तुत कर दिए थे। तो इन्होंने जो थ्योरी प्रस्तुत किया था तो उसका क्या नाम देंगे? डार्विनिज्म। डार्विनिज्म आया था उसी समय, तो चारों तरफ डार्विन का बात चल रहा था। डार्विन, अरे बाप रे, डार्विन ऐसा केलको रे, डार्विन वैसे केलको रे, चारों तरफ डार्विन डार्विन का चर्चा हो रहा था। और मेंडल तो ठहरे पहला आदमी, नया आदमी, इनको भला कौन पूछे? समझ रहा है ना? अरे इंस्टा पर देख रहा है कि जो फेमस है उसी को फेमस कर रहा है, उसी को इंसान देख रहा है, और नया नया बेचारा हुम चैले है दिन रात, लेकिन उसको कोई देखवैया नहीं है। अरे होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से बेचारा के साथ हुआ। पोस्ट तो पूरा बढ़िया से किए, लेकिन इनकी बातों पर ध्यान नहीं देने का एक सबसे बड़ा कारण रहा कि उसी समय डार्विन ने क्या दे दिए थे? डार्विनिज्म सिद्धांत दे दिए थे, और चारों तरफ डार्विन का ही बातें चल रहा था। इसीलिए इनकी बातें क्या हो गई? चत गई। इनकी बातें क्या हो गई? चत गई। और ऐसी करते करते बेचारे का समय आ गया सन 1884 ईस्वी में, और किडनी फेल्यूर के कारण इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। मतलब जीते जी बेचारे तो कुछ नहीं कर पाए, अब मरला के बाद इनको फूल पत्ती चढ़ाओ या भोज कराओ, उससे क्या मतलब है? समझ रहा है बात को? लेकिन जीते जी तो आप देख सकते हैं सन 1884 ईस्वी में किडनी फेल्यूर के कारण क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इतनी बातें याद रहिए। अब देखिए मरला के बाद कभी कभी होता है, जीते जी जो इंसान नहीं करता है वो मरला के बाद कर जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? जैसे कि किसी के घर में कोई बहुत बड़ा पियाक हो, खतरनाक हो, गुंडा हो, मवाली हो, और कोई नौकरी तौकरी कर रहा हो, 1 रुपया पति पत्नी को नहीं देता है, किसी को पत्नी उतनी को बाल बच्चा को नहीं देता है। अब पता चला मतलब परिवार के कोई काम आ रहा है क्या?
कोई काम आ रहा है नहीं, लेकिन ड्यूटी करते समय मर गया, अब तो सरकार देगा भरपूर पैसा, एगो नौकरियों देगा, अरे देगा कि नहीं देगा? तो जीते जी तो नहीं कर पाया, लेकिन मरते मरते कर दिया, अरे किया ना। उसी प्रकार से बेचारा जीते जी तो नहीं कर पाए, लेकिन देखिए मरला के बाद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आइए जरा फिर से हम इनकी बातों को जरा चर्चा कर देते हैं। बताओ मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। बताओ जरा मेंडल की, हाँ हाँ, उसके बाद मेंडल ने कितने साल तक मटर, कितना साल तक? 7 साल तक। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक एक्सपेरिमेंट किए। कौन सी पर? उद्यान मटर पर। कौन मटर पर? उसके बाद 63 तक किए। फिर 2 साल के बाद, मतलब कब? 65 में, 1865 ईस्वी में उन्होंने अपने निष्कर्ष और उपलब्धियों को वो किसके माध्यम से लोगों के बीच में भेजा जी? बताओ। नेचुरल क्या बोल, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, या फिर बोलिए नेचर ऑफ सेंडरवेरियन, या फिर क्या कह सकते हैं? नेचर ऑफ सेंडरवेरियन, या फिर क्या कहिए? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के माध्यम से भेजा। लेकिन इनकी बातों को कोई ध्यान में नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा एक कारण है, तो बहुत कारण, एक कारण यह भी था कि उस समय डार्विन ने भी सिद्धांत दे दिए थे। अब कोई इंसान, कोई अगर बड़ा आदमी जा रहा है, अब सोचने वाली बात है, किसी के घर में एकदम दामाद आ रहा है, समझ रहा है, और उसके घर में एकदम पुराना फूफा जी हैं, तो बताओ जरा, नया नया दामाद जी आ रहे हैं और पूरा एकदम चर्चित दामाद जी हैं, तो जाहिर सी बात है फूफा का इज्जत क्या हो जाता है? कम जाता है, दामाद जी का इज्जत बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हुआ, थोड़ा सा चर्चित इंसान थे, इनका नाम पूरा ख्याली चल रहा था, इनके नियमों को, मेंडल के नियमों को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। और ऐसे ही करते करते इनको सन 1884 ईस्वी में किडनी फेल्यूर के कारण क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। लेकिन इनके मरने के कितने साल बाद? 16 साल बाद। कितने साल बाद? 16 साल बाद। बोले तो कब जी? 1900, अरे 1884 में ना मरे, तो 1884 से फिर 16 साल में कितना साल हो गया? 1900 ईस्वी आया, अरे आया कि नहीं आया? 1900 ईस्वी में फिर 3 अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों आए, और उनको लगा कि वो मेंडल कोई वैज्ञानिक थे जो अपने बार बार अपने कुछ नियम को लेकर इधर उधर दौड़ते रहते थे, बेचारे जूता तक खिया दिए, लेकिन उनके मातों को कोई ध्यान में नहीं दिया। कुछ तो बात होगा जो इतना मेहनत कर रहे थे, किसी किसी को लगता है। अब वो बेचारा फिर से क्या किए? मेंडल के नियमों को पुनः खोजने का क्या किए? प्रयास किए। पुनः मेंडल के नियमों को खोजा, और पुनः मेंडल का नियमों को खोजकर उसका क्या नाम दे दिया? मेंडलवाद। क्या नाम दे दिया? मेंडलवाद। अब ये 3 वैज्ञानिक कहाँ कहाँ के थे सर? तो हॉलैंड के थे, और कहाँ के थे? जर्मनी के थे, और कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। हॉलैंड, जर्मनी। हॉलैंड के कौन थे? ह्यूगो डी वेरीज। हागो डी नहीं कर देना जी, ह्यूगो डी वेरीज। क्या बोलिएगा? ह्यूगो डी। अरे एच से क्या हो गया? हॉलैंड, और एच से क्या हो गया? ह्यूगो। तो हॉलैंड के कौन वैज्ञानिक थे? ह्यूगो डी वेरीज। और जर्मनी के कौन थे? कार्ल लॉरेंस। जर्मनी के कौन थे? और ऑस्ट्रिया के कौन थे? बताओ जरा। तो आप कहिएगा एरिक वैन सरमैक, एरिक वैन सरमैक, या फिर सरमैक आप बोलिएगा। तो यह 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा, और पुनः उसका नाम क्या दे दिया जी? मेंडलवाद। क्या नाम दे दिया? मेंडलवाद नाम दे दिया। देखो कितना अच्छा इंसान थे, ये चाहते तो ये अपना भी कर सकते थे, ह्यूगो डी वेरियाज कर सकते थे, यो कह सकते, कार्ल लॉरेंसिज्म कह सकते थे, अरे कह सकते थे, लेकिन अपना नाम नहीं दिया। इनको लगा जो हम थ्योरी दे रहे हैं ये किसी दूसरे का थ्योरी है, बेचारे का भले कोई ध्यान में नहीं दिया, लेकिन इनकी थ्योरी को हम उजागर कर रहे हैं, वहां पर मेरा नाम देना उचित नहीं है। देखो तो बेचारा की सब कैसे इंसान है, यहाँ पर अपना नाम को चाट दिए, और किसका नाम दे दिए भाई? जिनका थ्योरी था मेंडलिज्म का नाम दे दिया। बात समझ में आया क्या? अब ये सारी बातें हो गई। अब सवाल है कि सर आखिरकार मेंडल के असफलता का कारण क्या था, और मेंडल के सफलता का कारण भी क्या था? तो ये दोनों कारण हम देखते हैं, मेंडल के सफलता के कारण और मेंडल के असफलता के कारण। अब इसे हम देखेंगे कल की क्लास में कि मेंडल का क्या ऐसा कारण रहा जिसके कारण असफल हुए। एक कारण तो आपने देख लिए थे, कौन कारण? डार्विन का सिद्धांत। और भी कई कारण है वो हम देखते हैं, और फिर सफलता का कारण देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए रहने देते हैं।